नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का आखिरी पार्ट, जो है 7वां पार्ट। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का पार्ट 7। मुझे उम्मीद नहीं कि वो अब फिर कोई गलत हरकत करने की हिम्मत करे। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तुमसे इतना भयभीत हो गया था कि मुझे भय था कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। सारा था ही डरपोक आदमी, सुनील बोला। तब उसका ध्यान चिट्ठियों की ओर गया जो राजन नीचे लेटर बॉक्स से निकाल कर लाया था। उसने झुककर फर्श पर बिखरी पड़ी चिट्ठियां समेट ली। उनमें से 3 पोस्ट कार्ड थे जो निम्मी के नाम थे। केवल एक लिफाफा था जिस पर फ्लैट का पूरा पता लिखा हुआ था, लेकिन नाम के स्थान पर लिखा था मिस ऑक्यूपेंट स्वामिनी। सुनील ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। टिकट पर परसों की मोहर लगी थी, अर्थात वो लिफाफा परसों शाम 4 बजे की डाक से डाकखाने से निकला था। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के पिछले दिन सुबह 10 बजे की मोहर उस पर दिखाई दे रही थी। चिट्ठी लोकल थी। ये चिट्ठी तो कल की आई पड़ी है, सुनील बोला। मुमकिन है, कंचन बोली। मेरी तो कभी कोई चिट्ठी आती नहीं, इसलिए मैंने लेटर बॉक्स की ओर ध्यान नहीं दिया था। इस पर मिस ऑक्यूपेंट क्यों लिखा है? क्या मतलब हुआ इसका? यही कि किसी को इस फ्लैट का पता तो मालूम था, लेकिन स्वामिनी का नाम नहीं मालूम था, इसलिए उसने नाम के स्थान पर मिस ऑक्यूपेंट लिख दिया। चिट्ठी निमी की ही होगी। मेरी तो कोई चिट्ठी आती ही नहीं। शायद चिट्ठी उसके किसी ऐसे ग्राहक ने लिखी हो जो निम्मी का नाम भूल गया हो। खोलो तो इसे। मैं खोलूं? क्या हर्ज है? सुनील ने लिफाफा खोला। लिफाफे में एक चिट्ठी थी और 100 के कई नोट थे। नोट? कंचन के मुंह से निकला। सुनील ने जल्दी से नोट गिने और बोला, पूरे 20, 2000 रुपए। कमाल है। चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा है, सुनील ने चिट्ठी पढ़नी आरंभ की, कृपया इस रकम को निम्मी के उचित क्रियाक्रम की व्यवस्था में लगा दीजिए। नीचे हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा है निम्मी का एक दोस्त। क्या ये रकम निम्मी के किसी ग्राहक ने भेजी है? किसी ग्राहक को उसके क्रियाक्रम का खर्चा भेजने की क्या पड़ी है? तो फिर और किसने भेजी होगी? कंचन, सुनील धीरे से बोला। तुम्हें निम्मी के कत्ल की खबर तब लगी थी जब तुम 3 बजे फ्लैट में लौटी थी। ये चिट्ठी 4 बजे की डाक से निकली थी, अर्थात 4 बजे से पहले किसी समय डाक में डाली गई थी। उस समय तक अभी निम्मी की मौत की खबर या तुम्हें लगी थी या पुलिस को, और किसी को इसकी खबर लग जाने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि खबर शाम के अखबार में छपी नहीं थी और रेडियो पर रात को प्रसारित हुई थी। फिर वो रकम भेजने वाले को कैसे मालूम हुआ कि निम्मी मर चुकी है? कैसे मालूम हुआ? एक ही तरीका था। हत्या की खबर हत्यारे से पहले किसी को नहीं लग सकती। मेरा दावा है कि यह रकम निम्मी के हत्यारे ने भेजी है। उसे ये तो मालूम था कि कोई दूसरी लड़की निम्मी के साथ रहती है, लेकिन उसे तुम्हारा नाम नहीं मालूम था, इसलिए उसने पते के नाम की जगह मिस ऑक्यूपेंट लिख दिया था। लेकिन केदारनाथ तो ऐसा नरम दिल आदमी नहीं। वो भला ऐसा काम क्यों करेगा? होगी कोई वजह। अगर उसने ये रकम लौटानी ही थी तो उसने हत्या के बाद निम्मी के पर्स से रकम निकाली ही क्यों थी? शायद बाद में उसकी अंतरात्मा ने उसे कचोटा हो और उसने प्रायश्चित के रूप में ये रकम भेज दी हो। लेकिन केदारनाथ को तो मेरा नाम मालूम है। वो भला चिट्ठी पर नाम के स्थान पर मिस ऑक्यूपेंट क्यों लिखेगा? शायद ना मालूम हो, शायद भूल गया हो। कंचन चुप हो गई। उसके चेहरे से संशय के भाव नहीं मिटे। ये चिट्ठी मैं रख लूं? सुनील बोला। तुम क्या करोगे इसका? कंचन हैरानी से बोली। सुनील सक पकाया। राजन के आगमन की गहमा गहमी में वो भूल ही गया था कि कंचन की निगाह में तो वो डॉली का यार था। यूं ही, सुनील बोला। उसने चिट्ठी जेब में रख ली। कमाल है, कंचन संदिग्ध स्वर में बोली। सुनील हंसा। और ये रुपए? कंचन बोली। फिलहाल अपने पास रखो। सुनो, तुम वाकई डॉली के बॉयफ्रेंड हो? क्यों? शक क्यों होने लगा है तुम्हें? तुम कॉल गर्ल के यार वाली नस्ल के आदमी नहीं लगते। जिस ढंग से तुमने राजन को हैंडल किया था वो किसी कॉल गर्ल के यार के अंदाज का काम नहीं था। उस वक्त अगर तुम जाकर बाथरूम में छुप गए होते तो मुझे तुम्हारा एक्शन ज्यादा स्वाभाविक और विश्वसनीय लगता। फिर इस चिट्ठी में दिलचस्पी? तुम खामखा सिर खपा रही हो अपना। मैं तो। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। कंचन ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो बोली। हाँ जी है। उसने एक उड़ती निगाह सुनील पर डाली। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ब्लास्ट से। ये क्या जगह है? अखबार का दफ्तर। मिस्टर सुनील आपके अखबार के आदमी हैं? अच्छा,
बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। आपका शुभ नाम? अर्जुन। होल्ड कीजिए, मिस्टर सुनील को देती हूँ। कंचन ने एक बर्फ जैसी सर्द निगाह सुनील पर डाली और बोली, तुम्हारा टेलीफोन है। सुनील ने नर्वस ढंग से थूक निकली, बड़े खिसियाने अंदाज से हंसा और फिर उसने रिसीवर थाम लिया। हेलो, वो बोला। गुरुजी क्या चक्कर है? अर्जुन की आवाज आई। कन्या को आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? मतलब की बात करो मिस्टर कबाब में हड्डी, सुनील रूखे स्वर में बोला। ओफो, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। गुरुजी, आपको मुझे कोच करके जाना चाहिए था कि वहां आपने अपने आप को अखबार का रिपोर्टर नहीं फिल्म स्टार बताया हुआ है। अर्जुन, सुनील दांत पीस कर बोला, कम टू दी पॉइंट, फॉर गॉड सेक, कम टू दी पॉइंट। केदारनाथ की बड़ी गर्मा गर्म खबर है। अर्जुन बोला। क्या? वो वापस हरनबी रोड पर पहुंच गया है। पुलिस ने बार की निगरानी के लिए आदमी तैनात किए हुए थे। केदारनाथ के वहां पहुंचते ही उन्होंने और पुलिस बुला ली। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने बात पर पहुंची तो वो बिफर गया। वो उन पर गोलियां चलाने लगा। 2 पुलिस वाले घायल हो गए और वो बार की पहली मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में दुबका बैठा है। लगता है उसकी अकल बिल्कुल ही मारी गई है, यही लगता है। ओके, मैं हरनबी रोड जा रहा हूं। मैं भी पहुंचूं? मर्जी है तुम्हारी। सुनील ने रिसीवर रख दिया। तो तुम अखबार के रिपोर्टर हो? कंचन नफरत भरे स्वर में बोली। अखबार के रिपोर्टर इतनी नफरत के काबिल तो नहीं होते, सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला। लेकिन झूठे और दगाबाज आदमी इतनी नफरत के काबिल होते हैं। क्या अगर मैं सचमुच कंचन का यार होता तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी? तो तुम एक सच्चे आदमी होते, एक फरेबी और धोखेबाज नहीं। और इस मामले में मैं डॉली की भी खबर लूंगी, जिसने मुझे तुम्हारा परिचय अपना बॉयफ्रेंड बताकर किया था। कंचन, छोड़ो, मैं क्या समझ रही थी और तुम क्या निकले। मैंने तो तुम्हारे साथ हम बिस्तर होने की तैयारी कर ली थी। अब इरादा बदल गया है? शट अप, फुटो यहां से। फूटता हूं, मैं फिर आऊंगा। मत आना, वो सुस्त स्वर में बोली। अच्छा, सुनील बोला, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। वो एक सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट कंचन पर डालकर फ्लैट से बाहर निकल गया। कंचन ने इतने जोर से दरवाजा बंद किया कि सामने वाले फ्लैट का दरवाजा थरथरा गया। सुनील हरनबी रोड पर पहुंचा। अर्जुन वहां पहले से ही पहुंचा हुआ था। वो घटनास्थल से काफी परे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसके हाथों में कैमरा था, जिसके आगे एक बड़ा शक्तिशाली टेलीस्कोपिक लेंस लगा हुआ था। सुनील को देखकर वो पेड़ से नीचे उतर आया। सुनील ने देखा रीजेंट बार के सामने पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी। पुलिस ने अस्थायी रूप से सड़क को बंद कर दिया था। सड़क के दोनों ओर रस्से डालकर नाकाबंदी की हुई थी। रस्सों से परे तमाशाइयों का जमघट लगा हुआ था, लेकिन पुलिस किसी को पास नहीं आने दे रही थी। बार की इमारत के सामने सड़क के पार फुटपाथ पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, जिनकी ओट में सशस्त्र पुलिस के जवान छुपे हुए थे। कई रिवॉल्वर तथा बंदूकें पहली मंजिल की खिड़कियों की ओर तनी हुई थी। खिड़कियों के तमाम शीशे गोलियां लग लग कर चकनाचूर हो गए थे। बार की बगल की इमारत के बरामदे में उसे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल दिखाई दिया था। वो एक हाथ में पोर्टेबल लाउडस्पीकर लिए खड़ा था और कभी केदारनाथ को आत्मसमर्पण कर देने की राय दे रहा था तो कभी धमकी दे रहा था। उस समय गोली किसी तरफ से भी नहीं चल रही थी। हेलो गुरुजी, अर्जुन बोला। तुम पेड़ पर चढ़े क्या कर रहे हो? सुनील बोला। टेलीलेंस लेकर आया हूं गुरुजी। केदारनाथ के एक्शन में फोटो खींचने की कोशिश में हूं, पर वो खिड़की के पास आ ही नहीं रहा। शाबाश, तुम जरूर तरक्की करोगे। ऐसी तस्वीर खींचने का मुझे बड़ा तजुर्बा है गुरुजी। ब्लास्ट में नौकरी शुरू करने से पहले भी मेरे पास टेलीलेंस वाला कैमरा था। तब मैं अपने मोहल्ले की इमारतों के उन गुसलखानों पर उसे फोकस करके घंटों इंतजार में बैठा रहता था, जिनकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और जिनमें जवान लड़कियां नहाती थी। सुनील ने उसे घूर कर देखा। ओह शिट, मेरा मतलब है मेरे लायक कोई सेवा बताइए। कब से आए हुए हो? 10 मिनट हो गए हैं। पोजीशन क्या है? बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। केदारनाथ ऊपर अपने फ्लैट पर मौजूद है और उसका बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं दिखाई देता। फ्लैट को जाने वाली सीढ़ियां उसे अपने फ्लैट से दिखाई देती हैं। कोई पुलिस वाला उन सीढ़ियों पर कदम भी रखता है तो वो फायर कर देता है। फ्लैट में पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं। अभी कुछ क्षण पहले मैंने एक सब इंस्पेक्टर को 2 सिपाहियों को नजदीकी थाने में जाकर आंसू गैस के बम लाने के लिए कहते सुना था। उसके फ्लैट की सारी खिड़कियां तो गोलियों से टूट गई है। आंसू गैस का बम बड़ी आसानी से भीतर फेंका जा सकता है, फिर उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और पेपर वाले मौजूद हैं यहाँ? तकरीबन सभी मौजूद हैं। जो नहीं है वे पहुंच जाएंगे। सुनील चुप रहा। अब क्या इरादा है गुरुजी? तुम तो वापस पेड़ पर टंग जाओ। बड़ा सही काम कर रहे हो तुम। मैं केदारनाथ से बात करने की कोशिश करता हूं। केदारनाथ से? अर्जुन हैरानी से बोला। हाँ, कैसे? देखते जाओ। सुनील अर्जुन को वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ा। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ वो उस स्थान पर पहुंचा
जहां पुलिस वालों ने रस्सा तान कर रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। हवलदार साहब, सुनील रस्से के पास खड़े एक सिपाही से बोला। जरा सुनना। क्या है? हवलदार रूखे स्वर में बोला। जरा इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को तो बुलवा दो। क्यों, क्या काम है? मैं उनकी मौसी का लड़का हूँ, उनके लिए एक संदेश लाया हूँ जो फौरन उन्हें देना जरूरी है। हवलदार ने एक बार संदिग्ध भाव से उसकी ओर देखा और फिर अपेक्षाकृत नर्म स्वर में बोला, यहीं ठहरो। वो इमारतों की ओट लेता हुआ प्रभुदयाल की ओर बढ़ा। थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल को साथ लेकर वापस लौटा। उसने सुनील की ओर संकेत कर दिया। तुम? सुनील को देखते ही प्रभुदयाल फड़क उठा। तुम मेरी मौसी के लड़के हो? भाई साहब, सुनील बोला, सृष्टि की सब हम उम्र औरतें एक दूसरे की बहन होती हैं। इस हिसाब से मैं क्या तुम्हारी मौसी का लड़का नहीं हुआ? अब बकवास बंद करो और बताओ क्या चाहते हो। मैं एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते पुलिस की मदद करना चाहता हूँ। अब कुछ कहोगे भी? केदारनाथ से मेरे बड़े मधुर संबंध है। मैंने देखा है वो तुम लोगों की समर्पण की अपील तो नहीं सुन रहा है। अगर तुम मुझे उससे बात करने का मौका दो तो शायद वो मेरी बात मान जाए। गंभीर हो? एकदम। कैसे बात करोगे? टेलीफोन पर। कोई फायदा नहीं होगा। हम घंटी दे देकर हार गए हैं। वो फोन उठाता ही नहीं। बार में उसके ऑफिस में जो फोन है उसी की एक्सटेंशन ऊपर उसके फ्लैट में है। वो बजर सुनेगा तो फोन उठा लेगा, तब वो समझेगा कि उसका कोई अपना आदमी बोल रहा है। प्रभुदयाल सोचने लगा। जल्दी फैसला करो यार। चलो, प्रभुदयाल निर्णयात्मक स्वर में बोला। सुनील ने रस्सी फांदी और उसके साथ हो लिया। दीवार के साथ साथ सटकर चलते हुए वे बार तक पहुंचे और फिर भीतर दाखिल हो गए। बार के भीतर भी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बार काउंटर के पीछे सरदारी लाल अभी भी खड़ा था। कहाँ है वो फोन? प्रभुदयाल ने पूछा। उधर। सुनील ने उस कमरे की ओर संकेत कर दिया जिसके बाहर मैनेजर की तख्ती लगी थी। दोनों उस कमरे में पहुंचे। प्रभुदयाल के संकेत पर सुनील ने रिसीवर उठा लिया। उसने एक्सटेंशन का बटन दबाया और बजर बजाया। एक बार उत्तर ना मिला तो उसने लगातार बजर बजाना आरंभ कर दिया। फिर दूसरी ओर से फोन उठा लिया गया। केदारनाथ, सुनील तिरुस्वर में बोला। कौन है? सुनील को केदारनाथ की थरथराती आवाज आई। मैं सुनील बोल रहा हूं। क्या चाहते हो? केदारनाथ, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्या तुम्हें गोली लगी है? अरे ये लोग क्या गोली मारेंगे मुझे? मैं ही एक एक को भून कर रख दूंगा। तो क्या तुम नशे में हो? और नहीं तो क्या, सुबह 6 बजे से पी रहा हूं। सत्यानाश, ऐसी हालत में उससे कोई अकल की बात कैसे की जा सकती थी? तुम तो शराब पीना छोड़ चुके थे। सुनील बोला। बस आज ही पी है। केदारनाथ की नशे में कांपती हुई आवाज आई। जी भर के पी है। आओ सालो, कौन आता है? आज तुमने अपने में स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री का कत्ल करने की हिम्मत पैदा करने के लिए शराब पी है? हाँ, केदारनाथ गरजा। बहुत मारा साले को। कुत्ते के पिल्ले के जिस्म में झरोके ही झरोके बना दिए। वो मेरी पीठ में चाकू घोंपना चाहता था ना, मैंने उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जहां मैंने चाकू नहीं मारा। मार मार कर कीमा बना दिया ससुरे का। इसी तरह परसों तुमने निम्मी के कत्ल की हिम्मत पैदा करने के लिए शराब पी होगी। निम्मी का कत्ल किसने किया है? तुमने नहीं किया? मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो फिर किसने किया उसका कत्ल? मुझे क्या मालूम। तुम उसके साथ जो लड़की रहती थी उसे जानते हो? कौन है वो? कंचन। वो तो कहती है कि वो तुमसे मिल चुकी है। उसने तुम्हें अपना नाम भी बताया था। बताया होगा। मुझे इन छोकरियों के ना नाम याद रहते हैं ना सूरतें। सब साली एक जैसी लगती हैं। क्या तुमने निम्मी के फ्लैट पर डाक से 2000 रुपए भेजे थे? मैंने? हाँ। सुनो, क्या तुम भी नशे में हो? तुमने नहीं भेजे? पहले 2000 रुपए जो मैंने अपनी जेब से दिए थे वो तो वसूल नहीं हुए, ऊपर से 2000 और भेज देता। ये साली मेरी अम्मा लगती है। केदारनाथ, मेरी बात सुनो। बोलो। तुम्हारी तो सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं। जो मूर्खता तुम ऊपर बैठे कर रहे हो उसे बंद कर दो। तुम बच नहीं सकते। देर सवेर तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पुलिस तुम्हें गोलियों से भूनकर रख देगी। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो ताकि वे मुझे फांसी पर लटका दे। जरूरी नहीं, आजकल फांसी बहुत कम मुजरिमों को दी जाती है। तुम उम्र कैद पाकर छूट जाओगे और मुमकिन है कोई बचाव की ही सूरत निकल आए। शायद स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री कत्ल कर दिए जाने के ही काबिल था। तुम पैसे वाले आदमी हो, शायद कोई अच्छा वकील तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें बरी करा ले। अरे ये क्या पट्टी पड़ा रहे हो उसे? प्रभुदयाल दांत भींचकर फुसफुसाया। शट अप। सुनील माउथपीस पर हाथ रखकर गुर्राया। बात का मतलब समझो, शब्दों के पीछे मत पड़ो। प्रभुदयाल सक पकाकर चुप हो गया। सुनील ने माउथपीस से हाथ हटाया और फिर बोला, केदारनाथ, तुम नशे में हो इसलिए जिद पकड़े हुए हो। अगर होश में होते तो ऐसी नादानी कभी नहीं करते। केदारनाथ, मेरी बात मानो, समर्पण कर दो।
इसी में तुम्हारी भलाई है। जो रास्ता तुमने चुना है वो तो निश्चित सर्वनाश का रास्ता है। समर्पण कर देने से तो तुम्हारे बचाव की कई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। एक घुटे से धमाके की आवाज पहले बाहर से और साथ ही टेलीफोन के भीतर से भी आई। कहीं एक शीशा झंझनाकर टूटा, फिर साथ ही उसी प्रकार के कई धमाके और हुए। सुनील हरामजादे, केदारनाथ खांसता हुआ चिल्लाया। तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुम मुझे बातों में उलझाए रहे और पुलिस वाले फ्लैट में टीयर गैस के हथगोले फेंकने में कामयाब हो गए। टीयर गैस? सुनील प्रभुदयाल की ओर देखकर बोला। प्रभुदयाल बगोले की तरह बाहर भागा। हेलो हेलो, सुनील बोला, लेकिन दूसरी ओर रिसीवर रखा जा चुका था। सुनील ने भी टेलीफोन फेंका और बाहर की ओर लपका। वो बार के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बाहर गोलियां चल रही थी। ऊपर फ्लैट से धुएं के घने बादल बाहर निकल रहे थे। फिर एकाएक केदारनाथ लड़खड़ाता हुआ खिड़की के पास प्रकट हुआ। पुलिस की कई रिवॉल्वरें और बंदूकें एक साथ गरजी। केदारनाथ का शरीर एक खिड़की के ऊपर उल्टा, उसका लकड़ी का फ्रेम तोड़ता हुआ नीचे गिरा और सीधा रीजेंट बार के मुख्य द्वार के सामने फुटपाथ से आकर टकराया। कई पुलिस वाले एक साथ उसकी ओर लपके। सुनील वापस बार में आ गया। क्या हुआ? सरदारी लाल ने उससे पूछा। खत्म, सुनील बोला। ओह, सरदारी लाल बोला। उसने बियर का एक बड़ा सा घूंट भरा। सरदारी लाल, तुम मुझे केदारनाथ की हैंडराइटिंग का कोई नमूना दिखा सकते हो? बैंक की डिपॉजिट स्लिप दिखाई तो थी तुम्हें मैंने, सरदारी लाल बोला। वो केदारनाथ ने अपने हाथ से भरी थी। पक्का पता है? बिल्कुल, और नमूना लेजर देख लो, वो भी केदारनाथ अपने हाथ से ही भरता था। सुनील ने सरदारी लाल से डिपॉजिट स्लिप और लेजर दोनों चीजें ली और उनके हस्तलेख को कंचन के फ्लैट पर मिस ऑक्यूपेंट के नाम आई चिट्ठी के हस्तलेख से मिलाकर देखा। काफी देर वो बड़ी बारीकी से हस्तलेख के दोनों नमूनों का अध्ययन करता रहा। अंत में उसने लेजर और डिपॉजिट स्लिप परे सरका दी। उनका हस्तलेख चिट्ठी के हस्तलेख से नहीं मिलता था। केदारनाथ ने सच कहा था। निम्मी के फ्लैट पर 2000 रुपए केदारनाथ ने नहीं भेजे थे। केदारनाथ ने निम्मी का कत्ल नहीं किया था। तो फिर कौन था निम्मी का कातिल? वो सोचने लगा। एकाएक उसके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। ऑफ कोर्स, उसके मुंह से निकला, और कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहा? सरदारी लाल बोला। कुछ नहीं, सुनील बोला। कुछ तो कहा था। तुमसे नहीं कहा था चाचा जी। सुनील बार से बाहर आया। केदारनाथ की लाश फुटपाथ से हटा दी गई थी। सड़क की नाकाबंदी खोल दी गई थी, लेकिन पुलिस अभी भी वहां मौजूद थी। वातावरण में आंसू गैस का धुआं मौजूद था और आंखों को चुभ रहा था। सुनील को सड़क के पार फुटपाथ पर खड़ा अर्जुन दिखाई दिया। अर्जुन, सुनील ने उच्च स्वर में आवाज दी। आया, अर्जुन बोला और भागकर सुनील के पास पहुंचा। निम्मी के फ्लैट का टेलीफोन नंबर याद है? सुनील ने पूछा। जहां मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था? हाँ, याद है, 562-122। सुनील उल्टे पांव बार में घुस गया। उसने काउंटर के टेलीफोन का रिसीवर उठाया और वो नंबर डायल कर दिया। हेलो, लगभग फौरन उसे कंचन की आवाज सुनाई दी। मैं सुनील बोल रहा हूं, सुनील मीठे स्वर में बोला। तुम? कंचन क्रोधी स्वर में बोली। खबरदार जो मुझे कभी फोन किया। और उसने रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। सुनील ने दोबारा फोन किया। इस बार रिसीवर अपेक्षाकृत देर से उठाया गया। देखो, पहले मेरी बात सुन लो, सुनील बोला। लाइन मत काटना प्लीज। क्या कहना चाहते हो? वो बुनबुनाई। तुम खामखा मुझ पर खफा हो रही हो। मैंने अगर डॉली का बॉयफ्रेंड होने का बहाना किया था तो किसी वजह से किया था, और डॉली ने भी तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मैंने ही उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था। और फिर इस झूठ से तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मैंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मैं मूर्ख तो बनी? वो वहम है तुम्हारा। तुम खामखा ऐसा महसूस। तुम चाहते क्या हो? पहले तुम बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि निम्मी के हत्यारे को उसके कुकृत्य की सजा मिले? मैं केदारनाथ की खिलाफत में कोई काम नहीं करना चाहती। केदारनाथ ने निम्मी का कत्ल नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? वो हैरानी से बोली। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन विश्वास जानो, उसने निम्मी का कत्ल नहीं किया। मुझे तो लगभग विश्वास ही हो गया था कि कातिल वही है, लेकिन वो कातिल नहीं है। कमाल है। इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्या परसों रात निम्मी ने तुम्हें बताया था कि वो अपनी दूसरी कॉल पर कहाँ गई थी? बताया था। ऐसी बातें हम एक दूसरे को हमेशा बताया करती थी। वो शाहजहां में गई थी। मैं दूसरी कॉल के बारे में पूछ रहा हूँ, जिस पर वो रात 2 बजे शाहजहां से लौटने के बाद फिर गई थी। मैं भी तो वही बता रही हूँ। यानी कि दोबारा भी वो शाहजहां में ही गई थी? सुनील हैरानी से बोला। हाँ, लेकिन किसी और मंजिल पर। मैंने उससे पूछा भी था कि वो अभी तो वहां से अपने एक ग्राहक के 2000 रुपए उड़ा कर आई थी। क्या उसे दोबारा वहीं जाने से डर नहीं लगता? उसने कहा था कि शाहजहां बहुत बड़ा होटल है और फिर वो पहले ग्राहक के कमरे के तो पास भी नहीं फटकने वाली। थैंक यू कंचन, मुझे बस इतना ही पूछना था। लेकिन किस्सा क्या है?
ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन पढ़ना मत भूलना, सारा किस्सा सविस्तार उसमें छपेगा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। शाहजहां की लॉबी में आज भी पहले जैसा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था 15/1/1976 वीरवार, कपड़ा मिल मालिकों का अखिल भारतीय अधिवेशन, फेयरवेल लंच रूफ गार्डन में। सुनील और अर्जुन रूफ टेरेस पर पहुंचे। वहां से मालूम हुआ कि वो लंच समाप्त हो चुका था और प्रतिनिधि वहां से जा चुके थे। वे लिफ्ट में दाखिल हुए। अर्जुन, सुनील बोला, तुम नीचे लॉबी में पहुंचो, मैं 8वें फ्लोर पर उतर जाऊंगा। अगर 10 मिनट में मैं नीचे लॉबी में ना पहुंचूं तो खून खून चिल्लाते हुए कमरा नंबर 802 पर चढ़ दौड़ना। ये बात है? अर्जुन बोला। हाँ, आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, आज्ञा का पालन होगा। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी तो सुनील बाहर निकल आया। उसने 802 नंबर कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कम इन। भीतर से संपत गायकवाड़ की आवाज आई। सुनील कमरे में दाखिल हुआ। सुनील ने देखा दरवाजे के पास 2 सूटकेस रखे थे और गायकवाड़ शीशे के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। सुनील को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। हेलो, वो बोला, कैसे आए? जा रहे हैं साहब? सुनील सहज स्वर में बोला। हाँ, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, 4 बजे के प्लेन से बंबई वापस जा रहा हूँ। आईसी, निर्मला माथुर के कत्ल के सिलसिले में आया था, आपको उसके कत्ल की खबर तो लगी गई होगी। निर्मला माथुर? वो उलझनपूर्ण स्वर में बोला। वो कौन है? आप उसे निम्मी के नाम से जानते हैं, वही कॉल गर्ल जिसने आपकी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए थे। उसका कत्ल हो गया? वो दहशतनाक सी आवाज में बोला। जी हाँ, समाचार रेडियो पर भी प्रसारित हुआ था और अखबारों में भी छपा था। मैं कॉन्फ्रेंस में बहुत व्यस्त रहा हूँ, मुझे ना अखबार पढ़ने का मौका मिला है और ना रेडियो सुनने का। मीटिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा मैं। कम से कम एक मीटिंग तो आपसे मिस हो ही गई थी। क्या मतलब? परसों दोपहर को जब मैं आपके लिए रिसेप्शन पर संदेश छोड़कर गया था तो मैंने लॉबी में लगा एक बोर्ड देखा था जिस पर लिखा था कि जहांगीर हॉल में 12 से 1 बजे तक की मीटिंग थी। मैंने मीटिंग की समाप्ति तक इंतजार किया था, लेकिन आप मीटिंग में शामिल नहीं थे। सारे प्रतिनिधि मेरे सामने हॉल से निकले थे, लेकिन आप मुझे नहीं दिखाई दिए थे और ना ही आप अपने कमरे में थे। तुम कहना क्या चाहते हो? वो बेसब्रेपन से बोला। कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ, सुनील बोला। वास्तव में हुआ क्या था? होटल में कहाँ दिखाई दे गई थी आपको वो? लिफ्ट में, लॉबी में या होटल के बाहर? तुम किसकी बात कर रहे हो? निम्मी की। आपकी जानकारी के लिए वो आपके 2000 रुपए चुराकर 2 बजे घर पहुंचने के बाद एक और कॉल पर लगभग उल्टे पांव इसी होटल में वापस आई थी। बाकी की सारी रात उसने किसी अन्य फ्लोर पर स्थित किसी कमरे में अपने दूसरे ग्राहक के साथ गुजारी थी। दिन में जब वो लौटकर वापस जा रही थी, मेरे ख्याल से वो आपको लॉबी में ही दिख गई होगी और तब दिखी होगी जब आप ब्लास्ट के ऑफिस में मुझसे बात करके वापस लौट रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो क्रोधित स्वर में बोला। आप सब समझ रहे हैं, सुनील सुस्त स्वर में बोला। आपने निम्मी को लॉबी में देखा, लेकिन उस वक्त क्योंकि जहांगीर हॉल में मीटिंग का वक्त हो रहा था, इसलिए आपके जाने पहचाने कई प्रतिनिधि लॉबी में मौजूद होंगे। इसलिए आपने निम्मी को लॉबी में ही पकड़कर अपने परिचितों के सामने बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहा होगा। आपने उसका पीछा करना ज्यादा मुनासिब समझा। इस प्रकार उसके पीछे लगकर आप उसके फ्लैट तक पहुंच गए। निम्मी की रूममेट के लिए यह अच्छा ही हुआ कि वो वहां से चली गई, वरना जिस मूड में आप वहां पहुंचे थे आपने जरूर उसका कत्ल भी कर दिया होता। गायकवाड़ होंठ भींचे दहकती आंखों से सुनील को घूरता रहा। निम्मी के फ्लैट पर 2000 रुपयों के साथ आपने एक गुमनाम चिट्ठी भेजकर भारी गलती की। सुनील जेब से चिट्ठी निकालकर उसे दिखाता हुआ बोला। आप तो अपने 2000 रुपये निम्मी का खून करने के बाद उसके पर्स से पहले ही निकाल चुके थे। जब मैंने आपको फोन किया कि मैंने आपके 2000 रुपये वापस हासिल कर लिए हैं तो आप परेशान हो गए। इसका मतलब यही हो सकता है कि एक ऐसे गुस्सैल स्वभाव के मालिक होते हुए भी कि गुस्से में आप किसी का कत्ल तक कर दें, बुनियादी तौर पर आप ईमानदार आदमी हैं। इसलिए आपने निम्मी के साथ रहती लड़की को उस चिट्ठी के साथ 2000 रुपये डाक से भेज दिए। जिस वक्त आपने ये चिट्ठी डाक में डाली थी उस वक्त तक तो किसी को भी नहीं मालूम था कि निम्मी का खून हो गया है। आपको ये बात इसलिए मालूम थी क्योंकि आपने इस बेचारी लड़की का खून किया था। तुम मुझ पर बेहद निराधार इल्जाम लगा रहे हो, संपत गायकवाड़ बोला, लेकिन अब उसके स्वर से रौब या क्रोध की जगह परेशानी झलक रही थी। जो कुछ कह रहे हो क्या उसे सिद्ध भी कर सकते हो? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं बंबई का बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ। मेरी चीफ मिनिस्टर तक पहुँच है। मैं कभी कच्ची बात नहीं कहता। जो मैं कह रहा हूँ अगर मैं उसे सिद्ध ना कर सकता होता तो कहता ही नहीं। मैं सारी स्थिति को पूरी तरह ठोक बजा चुकने के बाद ही आपके पास आया हूँ। आप इस चिट्ठी को देखिए। सुनील चिट्ठी उसके सामने लहराता हुआ बोला। ये चिट्ठी आपने लिखी है? नहीं।
ये आपके हस्तलेख नहीं? नहीं, लेकिन मैं निर्विवाद रूप से सिद्ध कर सकता हूं कि ये आप ही का हस्तलेख है। आपको उस रसीद की याद है जो आपने मुझे 2000 रुपए की पावती के बदले में लिख कर दी थी? हाँ, ये रही वो रसीद। सुनील ने अपनी जेब से एक और कागज निकालकर उसे दिखाया। मैंने इस चिट्ठी और इस रसीद का हस्तलेख खुद भी मिलाकर देखा है और इसे हस्तलेख के विशेषज्ञ को भी दिखाया है। ये बात गारंटी से कही जा सकती है कि दोनों हस्तलेख एक ही आदमी के हैं और वो आदमी आप हैं। आपकी करतूत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? संपत गायकवाड़ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बार बार अपने होठों पर जुबान फेरने लगा। सुनील ने दोनों कागज वापस अपनी जेब में रख लिए। सुनो, एकाएक गायकवाड़ व्यग्र स्वर में बोला, क्या इस मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता? क्या कहना चाहते हैं आप? एक मामूली रिपोर्टर की तनख्वाह कोई ज्यादा तो नहीं होती होगी। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पैसे वाले आदमी के पास हर मर्ज की दवा पैसा ही होता है, और दे भी क्या सकते हैं आप मुझे? सुनील, वो एक मामूली रंडी थी और वो भी बेईमान चोर। इसलिए आपने उसका कत्ल करते समय उस पर इतनी भी दया नहीं दिखाई जितनी कोई एक मच्छर को मसलते समय दिखाता है। आपको ये कहाँ गवारा था कि कोई मामूली रंडी यूं आपको मूर्ख बना जाए? आपने खुद कहा था कि 2000 रुपए की आपके सामने कोई अहमियत नहीं, लेकिन आप तो चाहते थे कि लड़की को अपने किए की सजा मिले। आप इसे एक सिद्धांत की बात बता रहे थे। आप कह रहे थे कि आप लड़की को उसकी करतूत की सजा दिलवाने के लिए 2000 रुपए और खर्चने को तैयार थे। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो 2000 रुपए के नुकसान का गम खाकर सारी घटना को भूल भी गया होता, लेकिन नहीं, आप नहीं भूलेंगे। आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, इसलिए अखबार के दफ्तर में जाएंगे। आप एक मामूली कॉल गर्ल के हाथों बेवकूफ बन जाने की घटना को आसानी से भूलना नहीं चाहते हैं। आप उस छोकरी से खफा थे। आपने उसको सजा देने के लिए कमर कसी हुई थी। मैं और क्या करता? उस 2 टके की छोकरी के हाथों मूर्ख बन जाता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे मार मार कर हल्कान कर देते और फिर उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेते। मैं जब उसके फ्लैट पर पहुंचा था तब भी वो मेरा मजाक उड़ाने लगी थी, मुझ पर हंसने लगी थी। मैंने उससे अपने 2000 रुपए वापस मांगे तो वो बोली, जहन्नुम में जाओ, कोई रुपए नहीं रखे यहाँ, मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं। और फिर वो चौबारे की ईंट मुझ पर हंसने लगी, जो कि आपको गवारा नहीं हुआ, क्योंकि आप कोई मामूली आदमी नहीं। आप बंबई के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, चीफ मिनिस्टर तक आपकी पहुंच है। इन बातों को छोड़ो तो कौन सी बातें करें? रिश्वत की, मेरी जुबान बंद रखने की कीमत की? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। बोलो क्या चाहते हो? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं, इसलिए खातिर जमा रखिए। लेकिन मैं जा रहा हूं, मैं नीचे आपका इंतजार करूंगा। जल्दी तशरीफ लाइएगा, लेकिन लिफ्ट या सीढ़ियों के रास्ते नहीं। संपत गायकवाड़ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। और मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, सुनील बोला। अलविदा सेठ संपत गायकवाड़। सुनील कमरे से बाहर निकल गया। बहुत जल्दी आ गए गुरुजी, अर्जुन बोला। हाँ, सुनील ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तभी एक वेटर भागता हुआ भीतर आया। साहब, वो रिसेप्शन पर पहुंचकर दहशत भरे स्वर में चिल्लाया, 802 नंबर वाले साहब अपने कमरे की बालकनी से नीचे गिर गए, उनके परखच्चे उड़ गए हैं। आओ चले। सुनील अर्जुन की बांह पकड़कर उसे एक और खींचता हुआ बोला। लेकिन गुरुजी, सुनील बोला, देखे तो सही कौन मर गया। मुझे मालूम है कौन मर गया। दरवाजे के पास एक विदेशी सुनील से टकरा गया। व्हाट हैपेंड मिस्टर? वो बोला। हु हैड अ फॉल? हु हैज डाइड? सम अनलकी बास्टर्ड, सुनील बोला और आगे बढ़ गया। ब्लास्ट के इवनिंग एडिशन ने बहुत तहलका मचाया। निम्मी की हत्या का पर्दाफाश केवल ब्लास्ट ने किया था। वही इकलौता अखबार था जिसने सविस्तार सारी दास्तान छापी थी। ब्लास्ट ने स्वामी नर्मदा शंकर शास्त्री और संपत गायकवाड़ नामक समाज के 2 आधार स्तंभों की काली करतूतों का बड़ी खूबी के साथ पर्दाफाश किया था। वो बात सुनील ने किसी को नहीं बताई कि संपत गायकवाड़ के अपने होटल के कमरे से कूदकर आत्महत्या कर लेने के कुछ क्षण पहले ही वो उससे मिला था, और उसी वजह से संपत गायकवाड़ ने आत्महत्या की थी। प्रभुदयाल को यह बात मालूम हो जाती तो वो सुनील की बहुत बुरी गत बनाता, क्योंकि सुनील खुद संपत गायकवाड़ के पास जाने के स्थान पर सारी दास्तान पुलिस को कह सुनाता तो पुलिस उसे जीवित गिरफ्तार कर लेती। ब्लास्ट के उस अंक की एक यादगार चीज केदारनाथ की वो तस्वीर भी थी जो अर्जुन ने घटनास्थल से बहुत दूर स्थित एक पेड़ पर चढ़कर टेलीस्कोपिक लेंस से खींची थी। तस्वीर उस क्षण की थी जब केदारनाथ कई गोलियों से छलनी होकर खिड़की के फ्रेम को तोड़ता हुआ नीचे की ओर गिर रहा था, लेकिन अभी आकर जमीन से टकराया नहीं था। अर्जुन ने एकदम अधर में उसकी तस्वीर खींची थी। उस तस्वीर के लिए मलिक साहब ने भी उसकी बहुत तारीफ की।
उन्होंने उसके लिए तुरंत लागू होने वाली एक बड़ी आकर्षक वेतन वृद्धि की घोषणा की। शाम को सुनील जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। सुनील ने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो। अगर भूल न गए हो तो मैं डॉली बोल रही हूँ। सुनील के कान में मिश्री सी घुल गई। हेलो डॉली, अभी अभी अखबार में निम्मी की हत्या का रहस्योद्घाटन पड़ा है। सुर्खी के नीचे लिखा था, हमारे विशेष प्रतिनिधि सुनील कुमार चक्रवर्ती द्वारा। सोचा फोन पर तुम्हें बधाई दे दूं। शुक्रिया। साथ ही मैं तुम्हें एक सूचना भी देना चाहती हूँ। क्या? मैंने कॉल गर्ल का धंधा छोड़ दिया है। बधाई हो। ये काम तुमने केदारनाथ की मौत की खबर सुनकर किया है? नहीं, परसों रात जब तुम मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़कर गए थे, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं उसी क्षण से उस धंधे से किनारा कर लूंगी, चाहे बुटीक शॉप खुले या ना खुले। क्यों नहीं खुलेगी? मजबूत इरादों से जो काम किया जाए वो जरूर होता है। हौसला अफजाई का शुक्रिया। वैसे अपनी बुटीक शॉप खोलने के लिए तुम्हें कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 10,000 रुपए। क्या तुम्हें यह धंधा छोड़ने का कोई मलाल है? नहीं, कतई नहीं। उल्टे दिल में बड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है। एकाएक ऐसा इंकलाबी फैसला कैसे कर लिया तुमने? तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से? हाँ सुनील, मैंने जिंदगी में किसी पुरुष के व्यक्तित्व का इतना रोब नहीं खाया जितना कि तुम्हारा। मैं अपने ग्राहकों को हमेशा कम अक्ल, निकम्मे, ओछे और लालची इंसान समझा करती थी और स्वयं को उनसे बहुत बेहतर माना करती थी। लेकिन तुम्हारे सामने पता नहीं क्यों मुझे एकदम छोटेपन का एहसास होने लगा। मुझे लगने लगा कि इस धंधे की हिमायत में मैं जो बातें कहती हूँ अपने दिल को बहलाने के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए कहती हूँ। छोड़ो, मैं ऐसी बातें सुना सुनाकर तुम्हें बोर नहीं करना चाहती। डाली, तुमने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। अब तुम मुझे नफरत की निगाहों से तो नहीं देखोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने पहले भी तुम्हें नफरत की निगाह से नहीं देखा था। अब जबकि मैं सुधर गई हूँ तो क्या कभी कभार मुलाकात का सिलसिला बनेगा? क्यों नहीं, जब चाहो। मैं तो आज ही चाहूंगी। ओके, आज ही, अभी। बेहतर, अभी। मैं अपने फ्लैट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं आ रहा हूं। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने बेडरूम की अलमारी में से एक लोहे का डब्बा निकाला। डिब्बे में रखे सारे नोट उसने बाहर निकाले और उन्हें गिनने लगा। 102 नोट थे। सुनील ने 2 नोट डिब्बे में वापस रख दिए और बाकी को अपनी कोट की भीतरी जेब में रख लिया। फिर वो हौले हौले सीटी बजाता हुआ उल्टे पांव फ्लैट से बाहर निकल गया। समाप्त। तो दोस्तों, ये था पिशाच का प्रतिशोध नॉवल का आखिरी पार्ट। ये नॉवल आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।